I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a क्रोमैंस का ये पॉपुलर टिकटॉक सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, रैप मी इन द प्लास्टिक। अब इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में जो गंदगी दिखाई जा रही है, अगर आपके घर के आसपास ऐसी गंदगी है और इस पिक्चर में जो वाटर बॉडी में पोल्यूशन दिखाई जा रही है, अगर इस तरह का पोल्यूशन आपके घर के आसपास की वाटर बॉडीज में है, तो आप घिरे हुए हो प्लास्टिक पोल्यूशन से। प्लास्टिक्स का हम करते क्या है? एक बार हमने यूज किया, 2 बार हमने यूज किया, जब उसका यूज खत्म हो गया तो हम उसको फेंक देते हैं और वो बन जाता है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट की बात करते ही एक पर्टिकुलर टर्म हमारे जहन में आती है एंड दैट इज प्लास्टिक रिसाइकलिंग। मगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग कितना इफेक्टिव है? कितना प्लास्टिक है जो हर साल रिसाइकिल होता है? क्या प्लास्टिक रिसाइकलिंग से प्लास्टिक पोल्यूशन का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो जाता है या फिर कोई और ही इंपैक्ट हम पे आ जाते हैं? इन सब चीजों की बात करेंगे आज के एपिसोड 7 में, जिसका नाम है ट्रुथ अबाउट प्लास्टिक रिसाइकलिंग। तो पहले हम प्लास्टिक को डिफाइन कर लेते हैं। इन साइंटिफिक टर्म्स प्लास्टिक का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल जिसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि उसको मोल्ड किया जाए या फिर शेप किया जाए इजीली बाय एन एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। प्लास्टिक का यूज हम हर जगह करते हैं। अगर किसी को कोई गिफ्ट करना है तो गिफ्ट को हम प्लास्टिक में रैप करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमने जो भी खरीदा उसको हम प्लास्टिक बैग्स में कैरी करते हैं। या फिर हमारे घर में तो प्लास्टिक का यूज बहुत ही कॉमन है। आपका टीवी रिमोट प्लास्टिक से बना हुआ है, जिस कंटेनर में आप फ्रिज में खाना रखते हो वो प्लास्टिक का बना हुआ है, आप जिस बोतल से पानी पीते हो वो प्लास्टिक का बना हुआ है, पौधों को जिस पाइप से आप पानी देते हो वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो प्लास्टिक्स हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। फिर सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक्स आखिर हार्मफुल है क्यों? डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड वाटर, जो एक डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि प्लास्टिक्स में यूज होने वाले केमिकल्स ज्यादातर हार्मफुल होते हैं। अब ये केमिकल्स ऐड किए जाते हैं कभी कभार प्लास्टिक्स के ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर कभी कभार उनमें कलर लाने के लिए। इसी रिपोर्ट ने हमको बताया है कि बाय 2050 हम 2 बिलियन टन्स ऑफ केमिकल्स यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। प्लास्टिक्स में यूज करे जाने वाले हर एक केमिकल्स हार्मफुल नहीं होते, मगर कुछ एक केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ऐसा कोई केमिकल जो ड्यू टू नेचर या फिर ड्यू टू टाइम छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए और ये पीसेस आसानी से अर्थ में या फिर वाटर में समा जा सकते हैं या फिर एयर में समा जा सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। ये जो केमिकल्स यूज होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं एज हार्मफुल केमिकल्स, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम्स प्लास्टिक्स की। आपके स्क्रीन पे देखिए, हम कुछ केमिकल्स के नाम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये केमिकल्स अगर पानी में मिल जाए तो पानी की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं और इन केमिकल्स को अगर ह्यूमन कंजम्पशन में लाया जाए तो ये तरह तरह के प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में तैयार करते हैं, स्पेशली एंडोक्राइन डिसरप्शन प्रॉब्लम। एंडोक्राइन वो ग्लैंड है हमारे शरीर में जहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये केमिकल्स जो है ये एंडोक्राइन के वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर इसी तरह से बाकी केमिकल्स की आपको लिस्ट देखनी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप क्लिक करके इन केमिकल्स का नाम और इनका हार्म जो है वो देख सकते हैं। 1907 में लियो बेकलाइट ने सबसे पहला सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया था जिसका नाम उन्होंने दिया था बेकलाइट। 1907 से लेकर 1950s तक प्लास्टिक का यूज तो हुआ मगर कम हुआ। इस समय लोग प्रेफर करते थे नेचुरल प्लास्टिक्स को यूज करने का, फॉर एग्जांपल हॉर्न या फिर शेलेक या फिर रबर। 1950s से लेकर 1970s तक अचानक से प्लास्टिक का यूज काफी बढ़ गया। ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज का अक्रॉस द वर्ल्ड। मगर इस ड्यूरेशन में जो प्लास्टिक वेस्ट तैयार हुआ वो मैनेजेबल क्वांटिटी में था। 1970s से लेकर 1990s की अगर बात करें तो इन 2 डेकेड्स में अचानक से प्लास्टिक का यूज जो है दैट बिकेम ट्रिपल। अर्ली 2000 तक आते आते हमने इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज किया कि उससे जो वेस्ट तैयार हुआ ये पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा था। आज भी हम करीबन 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट करते हैं और अगर यही ट्रेंड फ्यूचर में भी रहा तो 2050 तक हम हर साल 1100 टन का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करेंगे। जो प्लास्टिक वेस्ट बनता है इसके साथ 3 चीजें की जा सकती हैं।
The first is thermal destruction, second is landfill या फिर ocean fill, and the third one is recycling. अब इन तीनों चीजों के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्लास्टिक को अगर आप थर्मल ट्रीटमेंट दोगे यानी कि उसको जला दोगे, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में किया जाता है, इससे प्रॉब्लम जो होता है दैट इज रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस। ये गैसेस ह्यूमंस, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो पब्लिक हेल्थ रिस्क को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का प्रैक्टिस धीरे धीरे कम किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा ऑप्शन है कि आप प्लास्टिक्स को ले जाकर ओशंस में डाल दो, रिवर बॉडीज में डाल दो या फिर किसी भी वाटर बॉडी में डाल दो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ओशन से आज तक हमको 75 टू 199 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मिला है। ये प्लास्टिक वेस्ट जो है ओशंस में रहने वाले एनिमल्स या ओशंस में रहने वाले प्लांट्स को काफी नुकसान पहुंचाता है। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो बाय द ईयर 2040 हर साल हमको 23 से लेकर 37 मिलियन टन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक ओशन से निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या इस प्लास्टिक को हम लैंड पे डाल सकते हैं, यानी कि जमीन पे डाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडफिल। होता क्या है कि प्लास्टिक्स पे जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट बहुत दिनों से पड़ने के बाद प्लास्टिक छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। अब ये माइक्रोप्लास्टिक्स मिल जाते हैं सॉइल में, तो इससे होता क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। प्लांट्स को इन माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। माइक्रोप्लास्टिक्स में जो केमिकल्स होते हैं प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन प्लांट्स को जब हम खाते हैं या फिर कोई एनिमल खाता है तो उसके शरीर में ये केमिकल्स चले आते हैं और उससे शुरू होता है अगेन अ चेन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट। माइक्रोप्लास्टिक्स जब हवा में घुल जाते हैं तो उस तरह के हवा को जब आप इंटेक करते हो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या फिर कोई भी एनिमल इंटेक करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स और उसके केमिकल्स उस पर्टिकुलर एनिमल के लंग्स को बहुत बुरी तरह से घायल करते हैं। और साथ में ये माइक्रोप्लास्टिक्स वापस से मिल जाते हैं वाटर बॉडीज के साथ, रिवर्स के साथ और आ जाते हैं ओशंस में, यानी कि लैंडफिल से वापस से हम ओशन फिल कर देते हैं। अब ये माइक्रोप्लास्टिक इतना डेंजरस है कि एक स्टडी बताती है कि न्यूबॉर्न बेबीज का जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा में अगर माइक्रोप्लास्टिक्स फंस जाएं तो न्यूबॉर्न बेबी को तरह तरह के लंग एंड लिवर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक एक कार्सिनोजन है, यानी कि एक ऐसा एजेंट है जिसके जरिए कैंसर हो सकता है। तो अब एक ही सोल्यूशन बचता है एंड दैट इज रिसाइकलिंग। इकोनॉमिक टाइम्स की डेटा बताती है कि हर साल इंडिया में 3.4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट तैयार होता है, जिसमें से सिर्फ 30% रिसाइकल किए जा सकते हैं। अब जब आप रिसाइकल करते हो प्लास्टिक को तो हर 1 केजी ऑफ प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए 10 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है और साथ में बहुत सारा एनर्जी। मगर सवाल ये उठता है कि इतना सारा वाटर या इतना सारा एनर्जी देने के बाद भी क्या हमको रिसाइकलिंग का अच्छा इफेक्ट मिलता है? 7 नवंबर 2023 के डेक्कन हेरल्ड में ये रिपोर्ट हुआ था कि कर्नाटका में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेक्टर है, जिसमें जब ऑडिट करवाया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जरिए तो पता चला कि 3.48 लाख टन के प्लास्टिक को फेक सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, जबकि वो कंपनी अभी तक ऑपरेशनल ही नहीं थी। और एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 90% ऑफ द प्लास्टिक्स जिसको कलेक्ट किया जाता है ऑन द नेम ऑफ रिसाइकलिंग, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% को ही रिसाइकल किया जाता है, बाकियों को वेस्ट की तरह से वापस छोड़ दिया जाता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीक्राइलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, डाइऑक्सिन्स और फुरन्स, ये ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं जब भी हम प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करते हैं। इन पर्टिकुलर केमिकल्स के एक्सपोजर के कारण से कैंसर हो सकता है, तरह तरह के हार्मोनल इफेक्ट्स हो सकते हैं एक इंसान के बॉडी पर। यानी कि ये सिंपल पता चलता है कि रिसाइकलिंग जो है वो बाकी प्रोसेसेस से बेटर तो है मगर 100% इफेक्टिव नहीं है। आप सभी शॉपिंग करते हो, आपको कीमतों का अंदाजा है। आप अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने हुए किसी भी चीज का जो प्राइस होता है वो वर्जिन प्लास्टिक से बने हुए किसी भी चीज के प्राइस से काफी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स जो है वो इकोनॉमिकली भी काफी प्रेशर डालता है ऑन द पॉकेट ऑफ द बायर। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन को जानने के पहले आपको और एक चीज जाननी पड़ेगी, दैट इज ऑल प्लास्टिक्स आर नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉलीब्यूटिलीन सकिनेट एक ऐसा प्लास्टिक है जो डिकम्पोज हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जब भी इस पे एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करें। पॉलीकैप्रोलैक्टोन एक ऐसा प्लास्टिक है जो इजीली डिग्रेड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस।
ठीक उसी तरह से पॉलीसल्फोज भी एक ऐसा प्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल है। तो फिर अब सॉल्यूशंस की बारी। प्लास्टिक्स का यूज हम रोक नहीं सकते। आज जिस तरह से प्लास्टिक्स हर एक चीज में इन्वॉल्व है, हम अचानक से इस यूज को रोक नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली तो पहली चीज हमको करनी पड़ेगी वो है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लास्टिक रिसाइकल करते वक्त बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जो प्लास्टिक में होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो अगर आप रिसाइकल प्लास्टिक यूज करोगे तो प्लास्टिक पोल्यूशन के हार्म से आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। सेकेंड इज रेगुलरली जो वाटर बॉडीज है उनको क्लीन किया जाए। पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, इनको पूरी तरह से क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमने ही उनको प्लास्टिक के जरिए गंदा किया है। तीसरा है कि हमको जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। ऐसी चीजों का यूज करना पड़ेगा जिनको आसानी से हम फेंक नहीं दे। कोई भी एक प्लास्टिक का सामान जो हम यूज कर रहे हैं उसको हमको बार बार यूज करना है। फोर्थ इज ट्रैवल सस्टेनेबली। आपको जिम्मेदारी से ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हो अपने देश के। तो आप जहां भी ट्रैवल करते हो ट्राई कीजिए वहां पे वेस्ट को न डालने का। आप किसी पार्क में गए हो और आपने चिप्स खाया तो उस चिप्स के पैकेट को प्रॉपर प्लेस में आप डालिए। हर जगह पे डस्टबिन लगे होते हैं। हर पब्लिक प्लेसेस में एक ऐसी जगह तो होती है कि जहां पे आप वेस्ट को डाल पाओ, उस जगह पे वेस्ट को डालिए। फिफ्थ इज बी एन एडवोकेट फॉर चेंज। अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के दुकानों को ये इन्फॉर्म कीजिए कि प्लास्टिक्स कितने ज्यादा हार्मफुल है और उनके वेस्ट से क्या क्या नुकसान हो सकता है। आप खुद भी अगर दुकानों में जाते हो, मार्केट्स में जाते हो तो अपने साथ एक बैग कैरी कीजिए बजाय इसके कि आपने उस दुकान से प्लास्टिक में सामान ले लिया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमने बात की थी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के बारे में। तो इस पे काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। ऑब्वियसली वो तो खुद आप नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा ताकि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक से बचा जा सके। ये तो रही प्लास्टिक्स की बात। जिस तरह से आप प्लास्टिक पॉल्यूशन से चारों तरफ से घिरे हो, ठीक उसी तरह से आपको एआई स्कैम का भी खतरा है। आपको यकीन नहीं होता तो इस पर्टिकुलर वीडियो लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको एआई स्कैम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी जहां पे आप ये भी समझ पाओगे कि आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह के स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए। अगर आपको आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन पसंद आया, इससे आपको कुछ जानने को मिला, तो काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस हम आपसे मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 के साथ, जहां पे हम फिर से डिस्कस करेंगे अ न्यू स्टोरी।